हेलो माय डियर चैंपियंस, सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025 एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट एंड आई एम द फैकल्टी फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस वीडियो में मैं आपको फटाफट 100 डेज स्ट्रेटजी फॉर कॉस्टिंग सीए इंटरमीडिएट जेन 25 डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो आपका एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है और आप सभी को पता है कि सर 11th ऑफ जनवरी से सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और उसके अंदर भी जो ग्रुप 2 है वो 17th ऑफ जनवरी से शुरू हो रहा है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि ग्रुप 2 का पहला सब्जेक्ट है उसका एग्जाम डेट होगा 17th ऑफ जनवरी। अब अगर हम टेंटेटिवली देखें तो हमारे पास 107 110 डेज हैं फ्रॉम नाउ टिल एग्जाम्स। तो मैं इफेक्टिवली ये मान लेता हूं कि फेस्टिवल्स के कुछ दिन माइनस कर लो तो नेट नेट 100 डेज तो सभी के पास है। ठीक है, तो 100 डेज की पढ़ाई तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अब इस 100 डेज को कैसे प्लान आउट कर सकते हो उसके बारे में ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, यहां पर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ना, अलग अलग टाइप के इस वीडियो को देख रहे होंगे। कुछ बच्चों का रिवीजन हो चुका होगा, कुछ बच्चों का रिवीजन शुरू भी नहीं हुआ होगा, कुछ बच्चों की क्लासेस थोड़ी अधूरी होंगी, कुछ बच्चों की क्लासेस ज्यादा बची होंगी। तो मैं इस वीडियो के अंदर सभी को कुछ ना कुछ गाइडेंस देने वाला हूं, इसलिए आखिरी तक वीडियो जरूर देखना, आपके लिए काफी काम आएगा। तो एजेंडा देख लो। सबसे पहले पहले मैं एक जनरल स्ट्रेटजी दूंगा जो सबके लिए कॉमन है। आप चाहे किसी भी फेस पर हो, आपको ये सारी बातें बिल्कुल काम आएंगी। दूसरा, मैं आपको चैप्टर्स का एक एबीसी एनालिसिस बताऊंगा। एक पेपर का न्यू पैटर्न बताना चाहूंगा। वैसे तो पता होना चाहिए आपको, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो सिलेबस चेंज होने के बाद से कॉस्टिंग का पेपर का फॉर्मेट कैसा रहता है वो मैं आपको क्विकली यहां पर गो थ्रू करवाऊंगा। एमसीक्यूज को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, थ्योरी क्वेश्चंस को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उसके बाद जो मैंने आपको बोला कि आपकी पढ़ाई किस स्टेज में पहुंची है उसके हिसाब से स्पेसिफिक स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा। तो 4 कैटेगरी में मैंने स्टूडेंट्स को बांटा है। जैसे हम वहां पर पहुंचेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यूट्यूब रिसोर्सेस, तो कॉस्टिंग से रिलेटेड क्या क्या यूट्यूब रिसोर्सेस मैंने आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं और उसका आप कहां पर उपयोग कर सकते हो वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और अंत में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स के जो मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं उसके बेसिस पर कुछ एफएक्यूज मैंने यहां पर आपके लिए रखे हैं। तो आइए पहले फेज में आते हैं, जनरल स्ट्रेटजी जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो देखो यार, अगर मुझे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो किस चीज की जरूरत है, व्हाट इज नीडेड। सबसे पहली सर, फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ये ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट होके नहीं आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ताकि लैंग्वेज कितनी भी बदल के आ जाए आपको सॉल्व करते बने। दूसरा, क्वेश्चंस की वेराइटीज में अगर मैं आपको बेयर मिनिमम बोलूं कि उतनी वेराइटी तो बेयर मिनिमम सबको करनी चाहिए ताकि वो पास हो जाए, तो वो है आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल किए हुए होने चाहिए, जो भी इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके आईसीएआई स्टडी मैट में होते हैं। इसके अलावा ये तो पास होने के लिए हो गया, लेकिन अगर हम अपनी तैयारी केवल पास होने लायक रखेंगे तो या तो बाउंड्री में पास होंगे या फिर फेल होने के भी चांसेस है। लेकिन हम अगर अपनी तैयारी को थोड़ी हाई लेवल की रखेंगे, जिसमें हम ज्यादा वेराइटीज कवर करके चलेंगे, तो पास होने से तो हमको कोई नहीं रोक सकता। तो ज्यादा वेराइटीज कवर करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में देना चाहिए पीवाईक्यूज, मतलब पास्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको देखकर जाने चाहिए। और दूसरा होता है आरटीपीज, रिवीजन टेस्ट पेपर, वहां भी आपको काफी सारी वेराइटीज देखने को मिलती है। इसके अलावा ये तो हो गया सारा का सारा प्रिपरेशन फेज, जिसके अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या कवर होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। लेकिन एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए सर टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है। पेपर में 100 मार्क्स को 3 घंटे में अटेम्प्ट करना उतना आसान नहीं होता। ठीक है जी, तो टाइम मैनेजमेंट की भी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा जब कोई बड़ा पेपर देखता है या उसके अंदर कुछ स्ट्रेंज क्वेश्चंस देखते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। तो हम मेंटली भी इतने स्ट्रांग होने चाहिए, हमारी बॉडी भी इतनी हेल्दी होनी चाहिए कि सर हम उस प्रेशर को भी हैंडल कर सके। तो प्रेशर मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी तैयारी का। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर हमको काम करना है ना। जब आप अपने रिवीजन करोगे, जब आप अपनी पढ़ाई करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कितनी डेप्थ में जाना है। तो एबीसी एनालिसिस आपको यही बताता है कि कौन से चैप्टर ज्यादा डेप्थ में पढ़ने चाहिए एज कंपेयर टू अदर्स। वैसे तो कॉस्टिंग के अंदर अगर मैं आपको बोलूं, मोस्टली किसी भी चैप्टर में से 10 मार्क्स का आता है, बट एक दो चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े से कम वेटेज के। फिर भी मैंने एबीसी कैटेगरी दिखाई है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 12 अटेम्प्ट्स के मार्क्स। तो सुनिए, मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, स्टैंडर्ड और सर्विस,
ये 5 ऐसे चैप्टर देखे गए सर, इनसे ना 10 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाता है पेपर में। तो 10 या उससे ऊपर का ही वेटेज इनसे मोस्टली देखने को मिलता है। ये हो गए 53 मार्क्स, ये तुम्हारे 5 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम ये 5 चैप्टर बस करके जाओगे तो पास हो सकते हो, नहीं, तुमको सिलेबस तो पूरा ही करके जाना पड़ेगा। सेकंड, कैटेगरी बी में आता हूं तो मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड्स, प्रोसेस, बजट, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे कभी कभी केवल 5 मार्क्स का आता है, कभी कभी 10 मार्क्स का भी आता है। तो ये मीडियम है, मतलब ये तुम्हारे लिए बड़ा क्वेश्चन भी दे सकते हैं पेपर में, या फिर कभी कभी मीडियम साइज का क्वेश्चन भी दे सकते हैं। फिर आती थर्ड कैटेगरी जिसके अंदर चैप्टर्स हैं तुम्हारे, एक तो पहला चैप्टर थ्योरी वाला, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें हम रिकंसिलेशन देखते हैं, यूनिट एंड बैच, जॉब एंड जेपीबीपी। अब इसमें भी यूनिट बैच और जॉब की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही छोटे चैप्टर्स हो गए, क्योंकि जॉब चैप्टर पहले जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, अब कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन डिलीट होने के बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई, और यूनिट बैच तो पहले से ही बहुत कम मार्क्स का आता है। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स बचे, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, थ्योरी और जेपीबीपी, इनसे 5-5 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कभी कभी रेयरली 10 मार्क्स का भी आ जाता है। मतलब एसेंशियली 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, जब पेपर का पैटर्न बदला तो वो क्या करने लगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को केस सिनेरियो फॉर्मेट में एमसीक्यू में देने लगे। तो केस सिनेरियो में जो मैंने आपको बड़े चैप्टर्स बताए ना, वहीं से देखने को मिल रहा है पिछले 2 अटेम्प्ट्स में और आरटीपीस के अंदर, ठीक है। लेकिन भाई एमसीक्यू है, कभी भी कहीं से कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है। तो 100 बात की एक बात, सिलेक्टिविटी कॉस्टिंग के अंदर काम नहीं करती। इंपॉर्टेंस जरूर दे सकते हो, आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा, लेकिन अगर तुम एलिमिनेट करना चाहो कि मैं ये छोड़ के चला जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है कॉस्टिंग के अंदर, छोड़ के आपको जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब देखो, जो पेपर का न्यू पैटर्न है उसमें क्या होता है, पहला पार्ट आता है 30 नंबर के एमसीक्यू, उसके अंदर पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 एमसीक्यूज। तो वो बहुत बड़ा पैसेज देते हैं, उसमें 5 एमसीक्यू, फिर एक और बहुत बड़ा पैसेज देते हैं, उसमें 5 एमसीक्यू, कितने हो गए 10 एमसीक्यू। उसके बाद फिर 5 एमसीक्यूज तुम्हारे और होते, तो कुल 15 एमसीक्यू आते हैं, और हर एमसीक्यू 2-2 नंबर का आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पर जो 11 से लेके 15 वाले एमसीक्यूज है ना, बाद के 5 एमसीक्यूज, वो रिलेटिवली इजी होते हैं, उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है, और हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। अब उस 14 मार्क्स को वो अलग अलग तरीके से ब्रेक करते हैं, या तो 7-7 नंबर के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, या 5-5-4 नंबर के 3 क्वेश्चन, या 3-6-5 नंबर के 3 क्वेश्चन, या 10 और 4 नंबर का। अच्छा, तो जैसे मैं बोल रहा था ना आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक में 10 नंबर का एक चैप्टर से दे दे, 4 नंबर का एक चैप्टर से दे दे, 8 और 6, मतलब कुछ भी ब्रेकअप बना सकते हैं भाई वो, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 जो है, 2 3 4 5 6, इनमें से एनी 4 आपको करने होते हैं, और आखिरी क्वेश्चन आपका थ्योरी वाला आता है। तो पेपर का पैटर्न तो अब उतनी नई चीज नहीं है, आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के पेपर के पैटर्न को देख सकते हो। अब सवाल ये उठता है सर कि आपने बोला पेपर में आखिरी क्वेश्चन थ्योरी का आता है, पेपर में स्टार्टिंग का पूरा 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, तो क्या एमसीक्यू को लेके हमारी कोई अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मैं पहले एक बात क्लैरिफाई कर देता हूं, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप जो स्टडी मैट के प्रॉब्लम्स कर रहे हो, आप पीवाईक्यू आरटीपी के प्रॉब्लम्स कर रहे हो, तो आप अपने प्रैक्टिकल वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू में प्रैक्टिकल पोर्शन ही पूछा जा रहा है, मतलब एमसीक्यू के लिए सिलेबस कोई अलग नहीं है, एमसीक्यू के लिए कंटेंट कोई अलग नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कोई नया फॉर्मूला या अलग फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सर फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि क्वेश्चन बनाने का पैटर्न बदल जाता है। वो बड़ा क्वेश्चन बना के एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, तो कई बार तो बिल्कुल सिमिलर, अगर हम अपना नॉर्मल स्टडी मैट के जो इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहां पर पार्ट में आंसर्स पूछते हैं ना, कि जैसे ये वाला वेरिएंस बता दो, ये वाला वेरिएंस बता दो, ये वाला, उसी को यहाँ एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लेता है, और जानबूझकर क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बना देते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ताकि बच्चा पढ़ने में अपना उलझ जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक गेम है जिसको हमको क्रैक करना है भाई, कि लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें ऐसी दी होंगी जो काम की नहीं है, उसको अवॉइड करके हम सीधे काम की चीजों को पढ़ें, ठीक है। तो इस पैटर्न को समझने के लिए, या कैसे एमसीक्यूज बनते हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो 2 पुराने पेपर हुए, मई 24 सितंबर 24, उसके केस सिनेरियो एमसीक्यू देखो, आरटीपी और एमटीपी के अंदर भी एमसीक्यूज होते हैं, उनको देखो। तो पिछले 2 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज, एमटीपीज और पीवाईक्यूज के अंदर जो भी एमसीक्यूज हैं, सबको करके जाना है, ठीक है। उसके लिए अलग से डेडिकेटेड टाइम निकाल के देख लो, और अलग से कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, एमसीक्यू के लिए कोई और चमत्कारी तैयारी नहीं करनी है भाई, यू हैव टू बी नॉर्मल ओनली।
वही सेम चीज पूछी जा रही है, अलग फॉर्मेट में पूछी जा रही है, और कुछ नहीं है। सिलेबस नहीं बदला है, कंटेंट नहीं बदला है, ठीक है। फिर आती बात स्ट्रेटेजी फॉर थ्योरी। तो जो थ्योरी का वेटेज है वो तुम्हारा जो आखिरी वाला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, तो आखिरी वाला क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता है, वहां थ्योरी का क्वेश्चन आते हैं सारे। तो मिनिमम 14 मार्क्स का तुम्हारा वेटेज तो हो गया थ्योरी का, लेकिन वो भी ऑप्शनल है। मतलब अगर तुमको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं तो तुम थ्योरी अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 में भी एक आधा पार्ट में थ्योरी डाल देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली सर, हमने इतना सारा कंटेंट पढ़ा है, हमने इतने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो उसमें से भी थ्योरी आती है जो हमको बन जाएगी। लेकिन सर अगर मुझे थ्योरी की एकदम प्रॉपर तैयारी करनी है तो क्या करना चाहिए? स्टडी मटेरियल में हर चैप्टर की थ्योरी क्वेश्चंस के पहले दी हुई है, उसको पढ़ लो। सर वो बहुत ज्यादा बल्कि लगता है, कोई बात नहीं, मेरी एक थ्योरी बुक है जिसमें थ्योरी और थ्योरी से रिलेटेड थ्योरी वाले एमसीक्यूज एक बुक में दिए हुए हैं। वो बुक आप बाय कर सकते हो ultimatec.com से। वहां डिटेल में हर चैप्टर की थ्योरी मैंने टैब्यूलर फॉर्म में डाल के दे दी है, टैब्यूलर फॉर्म में, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी है कि बच्चों के पास ना प्रैक्टिकल पार्ट में ही अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए या रिवीजन करने में इतना समय चला जाता है कि वो डिटेल में उतनी पूरी थ्योरी पढ़ नहीं पाते, उनके पास टाइम नहीं बचता। तो इस बार मैं आपके लिए एक बढ़िया चीज लाने वाला हूं, जो कि फर्स्ट एवर ऐसा होने वाला है, और आप लोग बड़े लकी हो जेन 25 वालों। थ्योरी चार्ट रिवीजन, यस यू हर्ड राइट, थ्योरी चार्ट रिवीजन। तो आई एम वर्किंग ऑन थ्योरी चार्ट्स। तो चार्ट्स के फॉर्मेट में कॉस्टिंग की थ्योरी को मैं इनकलकेट कर रहा हूं। वो चार्ट्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा फ्री में, और उन चार्ट्स की मदद से फिर आपको मैं थ्योरी रिवाइज करवाऊंगा यूट्यूब में, ठीक है जी। तो नवंबर या दिसंबर में मैं ये सीरीज लाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अभी आप अपने पढ़ाई में लगे रहो, जैसे मेरे थ्योरी के चार्ट्स बन जाएंगे मैं अनाउंसमेंट करूंगा यूट्यूब पर आकर लाइव, ठीक है। तो वेट फॉर दिस। ये अगर आप कर लोगे तो जो बिल्कुल थ्योरी छोड़ के चले जा रहे थे उससे बेटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डीप में थ्योरी करने का टाइम होता नहीं है, तो कम से कम कोई ऐसा स्मार्टर तरीका मिल जाए जहां 5-6 सेशंस के अंदर मैं पूरे सिलेबस की थ्योरी आपको चार्ट फॉर्मेट में रिवाइज करवा दूं, ताकि एग्जाम के दिन सुबह भी आप उस चार्ट को बस देख लो तो आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी बन जाएं अगर जरूरत पड़े उनको अटेम्प्ट करने की, तो ठीक है। नाउ अभी मैंने जनरल सारी बातें बता दी जो सभी के लिए एप्लीकेबल थी, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट्स की कैटेगरी बांट रहा हूं। आप सबसे पहले देख लीजिए कि आप इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। कैटेगरी पी, सर मैं वो स्टूडेंट हूं मेरी रेगुलर क्लास नहीं हुई है प्रॉपरली, या तो फिर बिल्कुल ही नहीं हुई है, मतलब मैं वो स्टूडेंट हूं जिसकी क्लासेस भी नहीं हुई है, तो रिवीजन तो दूर की बात है। दूसरा, कैटेगरी क्यू में वो स्टूडेंट है जिसका सर 50 से 60% क्लास हो गया है कॉस्टिंग का, ठीक है। तो मे बी शायद आप ग्रुप 2 दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, और आपका कॉस्टिंग का लगभग लगभग 60% क्लास हो गया। थर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट आता है कैटेगरी आर, जिसका रेगुलर क्लास अभी अभी खत्म हुआ है और अब उसको रिवीजन शुरू करना है, उसका रिवीजन अभी पेंडिंग है। और कैटेगरी एस में वो बच्चा आता है जिसका रेगुलर क्लास भी हो गया और जिसने रिवीजन भी कर लिया कॉस्टिंग का। क्या बात है भाई। अब सुनो, हर कैटेगरी को एक एक करके डील करता हूं। सबसे पहले कैटेगरी पी, जिनको बहुत तकलीफ होगी कि सर हम जनवरी में एग्जाम दे या ना दे। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं, ठीक है। अगर आप कोई एक सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट करते हो तो सिंगल ग्रुप की क्लास करने में 3 महीना लगता है, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा एफर्ट करके 2 महीने में उसकी क्लासेस खत्म कर सकते हो और 1 महीने में रिवीजन करके वो सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे ये हो सकता है तो आपको डेफिनेटली एक ग्रुप अटेम्प्ट करना चाहिए, कोई भी G1 या G2 जनवरी में। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, फिर आपको प्रॉपर बोथ ग्रुप की क्लासेस करके उसके बाद वाला अटेम्प्ट टारगेट करना चाहिए May 25। अब सुनो, हो सकता है कि आपका कोई एक ग्रुप ठीक ठाक हो गया हो लेकिन अभी कॉस्टिंग बच गया हो। मान लो ग्रुप 2 की बाकी 2 सब्जेक्ट की क्लासेस हो गई लेकिन आपका कॉस्टिंग बचा है। अगर एक ही सब्जेक्ट बचा है तो मैं बोलूंगा आपको अटेम्प्ट स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही सब्जेक्ट बचा है तो डेफिनेटली आप समय देकर 30th ऑफ नवंबर तक, मतलब अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने में आपके कॉस्टिंग की क्लासेस को खत्म कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हो तो आपको रेगुलर क्लास से करना चाहिए। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो कॉस्टिंग और रिपीटर स्टूडेंट हो और फिर भी क्लासेस की जरूरत है तो आपको फास्ट ट्रैक क्लास करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मेरी रेगुलर क्लास में 3 घंटे के 80 लेक्चर्स हैं, रेगुलर क्लास में 240 आवर्स। और अगर मैं बात करूं फास्ट ट्रैक क्लास में तो 50 डेज में 2 घंटे। इस तरीके से आपकी क्लासेस अवेलेबल है। अच्छा, ये जो 80 डेज है ना, 80 में से 10 डेज मैंने PYQ RTP करवाया है, तो सिलेबस तो आपका 70 डेज में ही कंप्लीट हो जाता है।
पर क्योंकि बच्चों को पीवाईक्यू आरटीपी में भी सपोर्ट चाहिए ना, कुछ कुछ टेढ़े एमसीक्यूज आते हैं या टेढ़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं पीवाईक्यू आरटीपी के, तो वो मैंने यहाँ पर करवाए। तो एसेंशियली देखा जाए तो आप 200 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो रेगुलर क्लास को, और 100 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो फास्ट ट्रैक को। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। अपनी परिस्थिति देख के डिसाइड करो कि सिंगल ग्रुप 1 करना है, ग्रुप 2 करना है, या तो बोथ ग्रुप करना है, या तो फिर स्किप करना है। देखो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं बस ये बोलूंगा अपने आप को कम मत आंकना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक ग्रुप कर सकते हो तो स्किप मत करना। स्किप करना इज नेवर एन ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल ही है कि तुम्हारा भाई रेगुलर क्लास ही बाकी है सारे सब्जेक्ट का, कि तुमने पढ़ना ही शुरू नहीं किया Jan 25 के लिए, देन यू आर वेरी लेट, देन यू शुड गो फॉर May 25, ठीक है। अब मैं आता हूं सेकंड कैटेगरी, कैटेगरी क्यू। आप बच्चों की 50 से 60% क्लास हो गई है बेटा, तो मैं बोलूंगा इट्स टाइम टू गियर अप नाउ। अब गिव अप करने का समय नहीं है, अभी भी टाइम है कि तुम क्लास खत्म करके रिवीजन भी कर सकते हो। तो अगर सारे सब्जेक्ट की तुम्हारी 60-70% क्लास हो गई है तो तुम टारगेट बनाओ और ये देखो क्या तुम 31 अक्टूबर तक सारी क्लासेस खत्म कर लोगे, 31 अक्टूबर तक। क्योंकि नवंबर और दिसंबर 2 महीने तुमको लगेंगे बोथ ग्रुप के लिए। अगर मान लो तुम एक सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 31 अक्टूबर की जगह 30 नवंबर कर दो। मतलब मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि यार बोथ ग्रुप है तो मिनिमम 2 महीने का रिवीजन टाइम चाहिए, सिंगल ग्रुप है तो मिनिमम 1 महीने का रिवीजन टाइम चाहिए। अब तुम तुम्हारी परिस्थिति के हिसाब से देख लो। लेकिन अगर तुम्हारी 50-60% क्लास हो गई है ना, तो अटेम्प्ट को स्किप करना तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है, वो बिल्कुल ही गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अक्टूबर तक तुम क्लासेस खत्म करके 2 महीने नवंबर और दिसंबर में बोथ ग्रुप के रिवीजन कर लो और बढ़िया से एग्जाम दे दो जनवरी में। और मॉक टेस्ट पेपर्स भी तुमको सॉल्व करना चाहिए दिसंबर में, ताकि तुमको तुम्हारा वीक एरिया पता चले, टाइम मैनेजमेंट की तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। फिर आता है कैटेगरी आर, थर्ड कैटेगरी। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस तो खत्म कर लिए, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, लेकिन रिवीजन पेंडिंग है। तो बेटा अब तुम्हारा पूरा फोकस रिवीजन पर होना चाहिए। अगर तुम्हें जरूरत लगे, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम्हें सब्जेक्ट रिकॉल नहीं हो रहा, तो तुम वन शॉट्स देख सकते हो। कॉस्टिंग के मेरे वन शॉट्स भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। देखो वन शॉट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ स्टडी, बट अगर वन शॉट देख लेते हैं ना तो रिकॉल हो जाता है, फिर सेल्फ स्टडी की स्पीड बढ़ जाती है। लिख कर तो करना ही चाहिए तुमको बड़े बड़े क्वेश्चंस। नाउ डिसाइड द टारगेट टू कंप्लीट फर्स्ट रिवीजन बाय 15 नवंबर। अगर आप बोथ ग्रुप टारगेट कर रहे हो और आपकी क्लासेस हो गई हैं, तो मैं आपको बोलूंगा अक्टूबर का पूरा महीना है, नवंबर के 15 दिन है, आप टारगेट करो कि 15 नवंबर तक आप बोथ ग्रुप का एक बार रिवीजन कर लो। फर्स्ट रिवीजन करते समय आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आरटीपी भी करते जाना चाहिए। 15 नवंबर जब आपका रिवीजन खत्म हो जाएगा एक बार, तो आपको मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं जो जो सब्जेक्ट होते जा रहे हैं उसका मॉक टेस्ट पेपर देते जाओ, ठीक है, ताकि उसके वीक एरियाज भी तुमको पता चल जाएंगे, ताकि तुम सेकेंड और थर्ड रिवीजन में उन वीक एरियाज पर ज्यादा फोकस कर सको, ठीक है। उसके बाद आता है आखिरी कैटेगरी, कैटेगरी एस, जिन बच्चों की रेगुलर क्लास भी हो गई है, जिन बच्चों के रिवीजन भी एक बार हो गए। अब सुनो बेटा, अगर तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन डिटेल में हो गया तो बहुत अप्रिशिएटिंग बात है, लेकिन अगर फर्स्ट रिवीजन में तुम्हारा पीवाईक्यू आरटीपी नहीं हुआ है तो मैं बोलूंगा कि अब पीवाईक्यू आरटीपी कर लो। फिर फर्स्ट रिवीजन जैसे तुम्हारा खत्म हो जाए, पीवाईक्यू आरटीपी जैसे खत्म हो जाए, तुमको फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए आईसीआई के सेंटर में जाकर, या फिर घर पर शांति से एकदम 3 घंटे का टाइमर लगाकर। ये सब करने के बाद जब तुम मॉक टेस्ट पेपर दोगे और उसको इवेल्युएट करोगे कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, तो तुमको पता चलेगा कि तुमसे मिस्टेक्स कहां हो रही। क्योंकि देखो हर इंसान से गलतियां तो होती हैं, किसी से कंटेंट में गलती होती है, किसी से टाइम मैनेजमेंट में गलती होती है, किसी से प्रेशर मैनेजमेंट में। तो जो भी तुम्हारा वीक एरिया उसको तुमको काम करना। क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत है, तो मैं बोलूंगा तुमको थ्योरी भी लीव नहीं करनी चाहिए, तुमको डिटेल में थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए। कुछ भी क्यों छोड़ें जब हमारे पास इतना टाइम है तो। और क्योंकि तुम्हारा अच्छा पेज बना है, तुम्हारा सब कुछ सही जा रहा है, तो प्लीज इस पेस को ब्रेक मत करो, किसी भी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, और तुमको टारगेट हाई करके चलना है। ये मत सोचो कि मेरी पास होने लायक तैयारी हो गई है तो चलो अब मैं थोड़ा सा लेजी हो जाता हूं। नो, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेजी, वरना समय नहीं लगेगा भाई कि तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत नीचे लेवल पर आ जाएगी, ठीक है। ओके सर, अब मैं आप सभी को बता देता हूं। तो मैंने स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बता दी, आई होप आपके काम आई होगी। तो जो भी बच्चा जिस पोजीशन पर है अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटजी को फॉलो करे। अब यूट्यूब रिसोर्सेज में अगर मैं बात करूं बेटा, तो मेरे पास 3 रिसोर्सेज हैं। पहला रिसोर्सेज है वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन में मैंने क्या करवाया है कि हर एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाया है और स्टडी मटेरियल को जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाया है कम समय में। तो अगर कोई बच्चा क्लासेस कर चुका है लेकिन उसको रिवीजन करते समय बहुत टाइम लग रहा है, तो उस वन शॉट रिवीजन की मदद से हेल्प लेके अपने रिवीजन्स कंप्लीट कर सकता है। सर ये कहाँ अवेलेबल होगा? अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल दूंगा। तो इसके अंदर 13 चैप्टर्स आपके हैं,
मतलब 13 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसमें मैंने कौन से वीडियो नहीं डाले हैं, यूनिट एंड बैच का वीडियो नहीं है और तुम्हारा इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं है, थ्योरी वाला। इसके अलावा बाकी 13 चैप्टर्स के पूरे वीडियोस इसके अंदर चैप्टर वाइज तुमको मिल जाएंगे। बड़े चैप्टर्स का 3-3 घंटे का रिवीजन है, छोटे चैप्टर्स का 1.5 से 2 घंटे का रिवीजन। और ये बहुत ही, मतलब मैं बता दूं आपको, बहुत ही पॉपुलर सीरीज हो चुकी है इंडिया में। आप देख सकते हो 2,19,000 व्यूज उसमें आ चुके हैं प्लेलिस्ट के अंदर, और कुछ कुछ वीडियोस में तो 100 के से ऊपर, जैसे ये बजट का वन शॉट रिवीजन तो 112 के। तो इंडिया का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है इस वीडियो पर, और मैं आपको बता दूं डेफिनेटली ये यूजफुल होगा, तभी बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं, तो आपको भी जरूर काम देगा। ये हो गया वन शॉट रिवीजन। दूसरा हो गया फोकस बैच। अब क्या होता है ना, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपका डिटेल में पीवाई क्यू आरटीपी कर पाए क्लासेस के अंदर, ठीक है, पर फिर भी सर हमको कुछ ना कुछ तो करके जाना है। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने फोकस बैच लिया था, अभी रिसेंटली लिया था मैंने फोकस बैच, जिसके अंदर मैंने हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और आरटीपीज बच्चों को करवाए। क्या बात करो सर आप, यूट्यूब में? यस। तो आप देख सकते हो ये है फोकस बैच की प्लेलिस्ट कॉस्टिंग की, जो मैंने सितंबर में ही जिसका वीडियो लिया था। तो इसके अंदर भी 62,000 व्यूज भारत ने बहुत प्यार दिया है। और मैं बता दूं इसके अंदर 33 वीडियोज हैं, हालांकि एक एक घंटे के हैं इसलिए ज्यादा वीडियोज आपको दिख रहे हैं। तो 33 वीडियोज है, लेकिन ये 33 आवर्स का कंटेंट जो है ना, इसमें आपको हर चैप्टर के पीवाईक्यू आरटीपी कवर हो जाएंगे, जो भी अलग वेराइटी के पीवाईक्यू आरटीपी ना सब कवर हो जाएंगे, सारे के सारे केस सिनेरियो वाले एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। तो अगर किसी को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी और वो भी फ्री में, तो ये रिसोर्स आपको बहुत काम आएगा। तो ये दो रिसोर्सेज आपको सब कवर करवा देंगे, सिलेबस भी और पीवाईक्यू आरटीपी। इसकी प्लेलिस्ट भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल रहा हूं। अब मैं आपको बोलता हूं अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके लिए थ्योरी का रिवीजन चार्ट लेकर आने वाला हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। इसके अंदर मैं कॉस्टिंग की थ्योरी आपको क्विक अप्रोच से रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन इसमें कितने वीडियोस होंगे और ये कब शुरू होगा, ये सब चीजें अभी डिसाइड करना बाकी है। तो आप उसके लिए वेट ना करें, आप अपना पढ़ाई करते रहें। जैसे ही मैं तैयार रहूंगा, मैं यूट्यूब पर उसकी लॉन्चिंग करूंगा और आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, उसकी भी लिंक मैं डाल रहा हूँ, और अल्टीमेट सी यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ताकि आप कभी भी मिस आउट ना करो कि मैं कब वो सेशन ले रहा हूँ। और लाइव करोगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं अगर ले लूंगा बाद में तो मुझसे छूट गया तो लाइव आके मेरे साथ कंप्लीट कर लेना, ताकि मिस आउट ना हो जाए। ठीक है जी। तो ये रिसोर्सेज आपके मदद के लिए हैं, जाइए इसका भरपूर उपयोग उठाइए और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। अब सुनो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सर हम रिवीजन कैसे करें? क्या हम एक दिन में एक सिंगल सब्जेक्ट ही पढ़ते रहें या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ें? तो ये बिल्कुल आपका कॉल है। मैं बता दूं दोनों ही स्ट्रेटजी अच्छी काम करती है। मैं एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा करता था, मेरा एक दोस्त एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ा करता था, और हम दोनों ने सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप एक बार में क्रैक किया था सेम नंबर के साथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी वैसा करूं। तुमको जो कन्वीनियंट लगता है, तुमको अगर ऐसा लगता है कि 10-12 दिन में फुल फ्लो बनेगा और मैं एक सब्जेक्ट निपटा दूंगा, वैसा कर लो। कुछ बच्चों को ऐसा होता है सेम सब्जेक्ट पढ़ के बोरियत आने लगती है, तो वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं। कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है सर, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवीजन? देखो वैसे नंबर ऑफ रिवीजन मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 2 रिवीजन तो होने चाहिए, एक डिटेल्ड रिवीजन और एक और सेकंड रिवीजन। लेकिन थ्योरी में जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन करोगे उतना अच्छा है, और प्रैक्टिकल में जितना डीप रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। मतलब अगर प्रैक्टिकल में 2 रिवीजन भी हो रहे हैं, लेकिन पहला रिवीजन आपने लिख लिख के किया है, वर्किंग नोट्स बना बना के किया है, तो उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा होगी। और थ्योरी में क्या होता है, रिकॉल करना होता है, इसलिए जितने ज्यादा रिवीजन होंगे तो वो चीजें माइंड में सेट हो जाएगी। तो सब्जेक्ट वाइज भी आप अपनी तैयारी या प्लानिंग बना सकते हो। तो थ्योरी में ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन मैटर करेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे। हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी? देखो यार, तुम्हारा जीवन का भी मिशन है इंटरमीडिएट जनवरी में निकालना, तो जो भी अवेलेबल टाइम तुम्हारे पास है उसको तुम बढ़िया से पढ़ाई में दो। ये मत देखो कि कितने घंटे कर पा रहे हो, तुम ये देखो कि बॉडी को हेल्दी रखते हुए, अच्छे से पूरे रूटीन को फॉलो करते हुए, प्रॉपर नींद कंप्लीट करते हुए, प्रॉपर डाइट लेते हुए, थोड़ी हेल्थ को ध्यान देते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, उसके बाद जो भी समय बच रहा है उसमें आपको पढ़ाई करनी है। बीच बीच में आपको प्रॉपर ब्रेक्स लेने हैं, ताकि इफेक्टिवनेस भी बनी रहे। सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स काउंट करने से मतलब नहीं है, या बस ये घंटे पूरे करने हैं, डज नॉट मैटर। ये देखो कि वॉट एवर अवेलेबल टाइम यू हैव उसमें कितना ज्यादा इफेक्टिव पढ़ सकते हो। ठीक है एवरीवन? चलो, तो तुम क्या करो, 3 स्लॉट्स बना लो दिन के, 4-4 घंटे के। 12 घंटे होते हैं, पर उसमें 4-4 घंटे नहीं पढ़ना है तुमको। उस 4 घंटे के स्लॉट में तुमको कुछ और नहीं करना है, पढ़ाई करनी है और बीच बीच में ब्रेक्स लेना है। तो 4 घंटे में से 3.5 घंटे भी अगर तुम इफेक्टिव निकालते हो
तो 3 3 9 और 10.5 घंटे की इफेक्टिव स्टडी की जा सकती है अगर 4 4 घंटे के 3 स्लॉट बना लिए जाएं। जैसे कि मान लो सुबह 8 से 12, अगर तुम बहुत जल्दी नहीं उठते तो 8 से 12, है ना, फिर लंच वंच करके रेडी वेडी होके फिर 2 से 6, उसके बाद मान लो 7 से 11 या 8 से 12 रात को, क्योंकि तुम सुबह 8 बजे पढ़ रहे हो तो रात को 8 से 12 भी पढ़ सकते हो। ऐसे 4 घंटे के 3 स्लॉट्स निकालो और उन 4 घंटे के स्लॉट्स में ना बहुत बड़ा ब्रेक नहीं लेना है, छोटा छोटा ब्रेक लेना है, पर वो 4 घंटे तुम्हें तुम्हारे स्टडी एरिया में ही रहना है, थोड़ा बहुत वॉक वॉक करना है, बाकी फिर तुम्हारे डेली रूटीन में तुम समय दे सकते हो। सर रिटर्न प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर, तो बहुत धीरे हो रहा है रिवीजन, क्या करूं? बढ़िया काम कर सकते हो तुम, क्वेश्चन को पढ़ो और लिखना शुरू कर दो। लिखते लिखते अगर तुमको ऐसा लगने लगा कि अब तो मुझे बनता ही है, तो लेट इट बी, फिर पूरा मत लिखो। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ ये वाला वर्किंग नोट कर लेता हूं, यही चैलेंजिंग है इस क्वेश्चन के अंदर, तो अगर उतना वर्किंग नोट करके तुम्हारा काम बन गया तो भी आगे बढ़ जाओ। मतलब ऐसा भी मत करो कि लिखना ही बंद कर दो और ऐसा भी मत करो कि पूरा पूरा लिख रहे हो, ताकि टाइम भी बैलेंस हो जाए और रिटर्न प्रैक्टिस भी होती रहे, सॉल्विंग प्रैक्टिस भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की होती रहे। ठीक है जी, ऑल राइट गाइस, तो ये था 100 डेज स्ट्रेटजी फॉर कॉस्टिंग। अब मैं जानता हूं कि यू आर रेडी टू रॉक, तो बताइए मुझे लाइव चैट के अंदर, आर यू रेडी टू रॉक? और इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आपके टारगेट मार्क्स क्या हैं कॉस्टिंग के अंदर, कितना आप टारगेट करके चल रहे हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू यू। और आप मेरे साथ जब से जुड़े हुए हैं, आपको कंटेंट कैसा लगा, आपको वीडियोस मेरे कैसे लग रहे हैं, वन शॉट फोकस बैच, इसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, मुझे पता है आप फोड़ के आने वाले हो, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, डू योर बेस्ट, आई एम विथ यू।